नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें 100 मिली रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वह कितना होता है? तो वह होता है 100 से 150 मिलीग्राम के बीच में कोलेस्ट्रॉल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। वैसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आएंगे? ऑटोट्रॉप, स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं या फिर हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाघ, हिरण, खरगोश, सियार, मनुष्य, ये सभी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं? परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? तो जो हमारी लार होती है वह इनमें से कौन सा लाभ नहीं देती है? तो आंसर हो जाएगा, जो लार होती है यह आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। और देखिए लार क्या करती है? यह निगलने में मदद करती है, तो बिल्कुल सही है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह भी सही है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, तो यह भी सही है। लार की वजह से हम आसानी से बोल सकते हैं। तो ये सभी हमारा इसके लाभ हो गए लार के, लेकिन आरबीसी की वृद्धि ये नहीं करता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वे क्या होते हैं? तो सारे एंजाइम्स और हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। शरीर में सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन हम सभी प्रोटीन को एंजाइम नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा काम यकृत का है? तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन की उत्पत्ति। ग्लाइकोजन का संचय यकृत के कार्य में से एक है। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में स्टोरेज होता है। आगे बढ़ते हैं, सर्प के पॉइजन फंग्स कौन से हैं? जो सांप होते हैं उनमें विष दंत कौन सी होती है? तो आंसर है इनमें से जो जंभिका दंत होती है सांपों में, वह इनमें क्या रहता है? पॉइजन रहता है। सांप में पैराटॉइड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है वह आर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। आर्निथिन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाते हैं और ग्लूकोलिसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है और जो बचा हुआ 2 एटीपी रहता है वो शेष बच जाता है। और ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो ये हमें जानकारी हो गई ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और इस श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिस माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनके श्वसन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे कैप्स साइकिल कहते हैं और इस पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, जो कैप्स चक्र होता है उसमें एक अणु ग्लूकोज से कुल कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो जंतुओं में ऐसा कौन सा अंग है जो वसा का इमल्सीकरण करके कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है? तो वह है यकृत।
यकृत जंतुओं में वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो अमीबा जो होते हैं वे अपने आहार को जीवद्रव्य कुंचन से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो देखिए, हम रोटी को खाते हैं तो वह हल्की सी हमें उसमें मिठास लगती है, तो वह किसके प्रेजेंट के कारण होता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है जो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हमें रोटी जो है वह क्या लगती है? मीठी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है कहाँ से? तो पित्त जो होता है वो हमारे यकृत से स्रावित होता है, जिसको कि हम लीवर कहते हैं। तो पित्त जो स्रावित होता है, पित्त बनता है वो लीवर में बनता है और जाकर पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में स्टोरेज हो जाता है। ये जो पित्त होता है इसका जो माध्यम होता है वह क्या होता है? क्षारीय होता है, एल्कली होता है। और ये क्षारीय होता है तो हमारे भोजन को ये क्षारीय बनाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, भोजन का पाचन निम्न में अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो हम जो भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है, तो वह पाचन की जो क्रिया होती है वो आरंभ कहाँ से हो जाती है? ये होती है हमारे मुख से। मुंह से ही भोजन के पाचन प्रारंभ हो जाते हैं। मनुष्य के मुख में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे लार स्रावित होता है, और लार में क्या पाया जाता है? टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो हमारी लार होती है वह स्टार्च को पचाने में सहायक होती है और इसलिए यहाँ से ही पाचन प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जो खाद्य प्रोटीन होते हैं उनमें से ये कौन से हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सोयाबीन और मूंगफली, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो देखिए, मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि जो लार होता है वह किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। जो लार होते हैं स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। इसमें जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है वही क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो प्रोटीन होती है इसका पाचन अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन तो मुख से ही हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन होती है इसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय में होता है। और लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा को कौन पचाता है? लाइपेज। और वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। तो स्टार्च और वसा दोनों का ही पाचन कहाँ से होता है? हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो प्रोटीन होती है इसका पाचन हमारे कहाँ से होता है? अमाशय से, स्टमक से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग कौन सी है? तो आहार में जो लवण होती है इसकी मुख्य उपयोग क्या है? तो आंसर हो जाएगा, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोलिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करता है। तो हमारे भोजन में जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो रुधिर आहारी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मच्छर। इसमें आंसर क्या है? मच्छर। अब रुधिराहारी किसको बोला जाता है? वैसे पशु जिनका भोजन या आहार क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड को इन लोग भोजन के रूप में लेते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? रुधिराहारी कहलाते हैं। और मच्छर क्या है? ब्लड लेता है, ब्लड को चूसता है और यह ब्लड इसकी भोजन होती है। तो इसीलिए जो मच्छर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रुधिराहारी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सी है? तो सबसे प्रचुर एंजाइम है रूबिस्को। रूबिस्को क्या है? सबसे प्रचुर एंजाइम है। यह हर प्रकार संश्लेषी जीव में होता है
और देखिए जो इन्वर्टेज और जाइमेज है, इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम किण्वन की क्रिया में सहायक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं किस पर? तो सैप्रोफाइट वे जीव होते हैं, इन्हीं को ही कहा जाता है सैप्रोफाइट। तो वे जीव हैं जो आहार के लिए मृत और क्षयमान सामग्री पर निर्भर करते हैं, यानी कि मृत जो सामग्री इसको खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट। आगे बढ़ते हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो हमारी आमाशय ग्रंथि की जो पेप्सिन होती है ये क्या करती है? ये स्रावित करती है मुख्य कोशिकाएं। तो आमाशय ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? पेप्सिन का स्रावण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है। अब देखिए मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में फेफड़ों की संख्या होती है 2। यह मुख्य श्वसन अंग है। और यहाँ पर देखिए तिल्ली क्या होती है? रक्त बैंक कहलाती है, क्योंकि आरबीसी जो है इनकी डेथ यहीं पर होती है और यहाँ पर मरे हुए आरबीसी रहते हैं, तो ये ब्लड होते हैं और इसीलिए इन्हें ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा पित्त। पित्त जो बनता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये क्या होता है? इनमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन ये भी हमारे पाचक रस हैं क्योंकि ये हमारे पाचक में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी होते हैं किस में यूरिया बनाते हैं? आंसर हो जाएगा लीवर में। जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, इनमें यूरिया कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है। और जो किडनी होती है, वृक्क होती है, उसमें यूरिया का छनन होता है, छनता है यहाँ पर यूरिया। और यकृत शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यकृत में विटामिन के का निर्माण भी होता है। विटामिन के का निर्माण कहाँ पर होता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन के किस में बनती है? लीवर में बनती है। और यहाँ पर देखिए जो लीवर में विटामिन ए क्या होता है? स्टोर होता है। विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, जिसको कि हम वृक्क कहते हैं। तो ये मुख्य उत्सर्जी अंग है और हमारी जो यूरिया होती है उसका भी यहाँ पर छनन होता है। और वृक्क की जो बाहरी आवरण होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। और ये जो प्लीहा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की डेथ होती है और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलियम किसका भाग है? तो इलियम जो होता है वह किसका भाग है? हमारी छोटी आंत की भाग होती है इलियम। ड्यूडेनियम तथा जेडेनियम भी छोटी आंत की भाग है। तो जो छोटी आंत है उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? इलियम, ड्यूडेनियम और जेजुनम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो उजला हुआ रंग होता है यानी कि वाइट कलर होती है, उसमें कैसीन प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग जो है वह उजला हुआ होता है। और जो कैरोटीन होती है, कैरोटीन प्रोटीन के निर्माण के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। यदि आपसे पूछे कि दूध का जो कलर है वो वाइट या उजला हुआ किसके कारण रहता है, तो वो कैसीन के कारण होता है। लेकिन दूध में कैरोटीन भी होता है। दूध देखिएगा हल्की पीली होती है, तो वह किसके कारण होती है? कैरोटीन के कारण दूध थोड़ी सी पीली रहती है। और जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन क्या करता है? हमारी जो ब्लड होती है उसको गाढ़ा बनाता है। हमारी देखिएगा जो ब्लड होती है वो थोड़ी गाढ़ी रहती है। तो वो गाढ़ा क्यों होता है? वो होता है एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? इनेमल, जिसको कि दंत वल्क भी बोलते हैं। ये हमारी जो दांत होती है उसके बाहर जो वाइट कलर दिखती है वही क्या है? इनेमिल है, और यह बहुत कठोर होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो जितने भी हार्मोन और एंजाइम होते हैं ये सारे के ही सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन हम सारे प्रोटीन को एंजाइम है या हार्मोन है ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वे सभी के सभी एक प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो लाइकेन कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक एल्गी तथा एक फंगस है। लाइकेन क्या है? शैवाल तथा कवक के सहजीवी होते हैं, और ये एल्गी तथा फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो जो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं वे हैं कसकूटा। कसकूटा के अंतर्गत जैसे अमर बेल हो गए, आकाश बेल हो गए, अगरबत्ती, ये सभी परजीवी जड़ होते हैं। यानी कि देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं एक तो ये स्वयं ही खड़े होते हैं, इनमें जो तनन होता है ये अधिक होता है तो ये अब खड़े होते हैं, लेकिन कुछ पौधे इस तरीके से होते हैं, देखिए इनकी जो तनी होती है वो लचीली होती है, तो ये या तो दीवार का सहारा लेते हैं, ये पौधे का सहारा लेते हैं, उस पर ये टिके हुए होते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? कसकूटा आती है। इसमें अमर बेल हो गया, आपके आकाश बेल हो गए, ये अपने आप को जीवित रखने के लिए या तो दीवार पर लगे हुए होते हैं या फिर पेड़ पौधों पर ये आश्रित रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होता है वह किस रूप में होता है? तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी यकृत हो गई या हमारी मांसपेशियाँ हो गई, इनमें जो ऊर्जा जमा रहता है वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तो हमारे शरीर का एकमात्र एक ऐसा अंग है लीवर। लीवर में क्या होता है, अगर इस लीवर में कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो वह पुनः अपने आप को क्या कर लेती है? विकसित कर लेती है, सृजित हो सकती है, और यही लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। जो लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg का होता है, 1.5 से 2 kg का होता है, 1.5 kg हो सकता है या 2 kg, इनके बीच में हमारी जो लीवर है इसकी वेट है। और लीवर में पित्त का निर्माण होता है, और दांत मानव जीवन में 2 बार आते हैं। दांत के बारे में आपसे पूछे तो दांत हमारे मानव जीवन में 2 बार आते हैं। अब तो देखिए यहाँ पर ब्रेन, जैसे यहाँ पर आपसे बात करें ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन में कुछ भी डिफेक्ट हो जाए या कुछ भी वहाँ पर चीर-फाड़ किया जाए तो वो क्या करती है? अपने आप को पुनः विकसित नहीं कर पाती, इसलिए ब्रेन में अगर चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन लीवर में कुछ भी ऑपरेशन किया जाए या कुछ किया जाए तो ये अपने आप को फिर से विकसित कर लेते हैं, और ये क्षमता इसमें बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी पैनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ। तो हमारी ह्यूमन बॉडी है जिनमें पैनक्रियाज जो होता है वो किसका पार्ट है? अग्नाशय किसका पार्ट होता है? तो ये होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अग्नाशय हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचक सिस्टम का एक पार्ट होता है। अग्नाशय मानव का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। पहला सबसे बड़ा तो यकृत है, दूसरा सबसे बड़ा अग्नाशय है, पैनक्रियाज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और ये एक मिश्रित ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की ही तरह व्यवहार करती है। इससे अग्नाशयी रस निकलते हैं जिसमें 98% जल और शेष जो होते हैं वो 2% लवण और एंजाइम होते हैं। ये तीनों मुख्य भोज्य पदार्थ है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं। तो अग्नाशय से जो रस निकलते हैं जिनको अग्नाशयी रस कहते हैं, ये हमारे
भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, वसा होते हैं और प्रोटीन, इन तीनों का ही पाचन करने में का इनमें एंजाइम होता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, पेनक्रियाज से जो जूस निकलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो किडनी में पथरी होती है वह बनती है इसकी अधिकता के कारण। तो गुर्दे की पथरी सेलों का गांठ से बना हुआ होता है जो अंततः फटने पर मानव की मौत भी हो सकती है। तो पथरी का उपचार सर्जरी, लेज़र आदि के द्वारा किया जाता है और जो पथरी जमा होती है वह किसकी अधिकता के कारण हो जाती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती है? तो मानव में के जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं होती है? 2000 से 8000 स्वादी कलिकाएं प्रेजेंट रहती हैं।